ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और मेरे साथ है मीमांसा मलिक। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में एवलांच की वजह से 15 जवान शहीद हो गए। आज फिर एक बार फिर से हिमाचल सेक्टर में सेना की एक पोस्ट बर्फ में दब गई है। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर जवानों को बचा लिया गया और फिलहाल इन जवानों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। लेकिन श्रीनगर के साथ साथ ऊंचे इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी जवानों के साथ ही लोकल्स के लिए भी बहुत परेशानी का सबब खड़ा कर रही है। कश्मीर में जान पर भारी बर्फबारी के बीच मुश्किल में जिंदगी। एलओसी पर जवानों का सफेद दुश्मन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर समेत कश्मीर के ऊंचे इलाकों में आज फिर बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो गया है। लेकिन अब यह बर्फबारी सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी दुश्मन बनती नजर आ रही है। आज कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास सेना की एक पोस्ट बर्फ की चपेट में आ गई। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 56 राष्ट्रीय राइफल की चौकी की ओर जाने वाला रास्ता धंसने से 5 जवान फंस गए। सैनिकों को सुरक्षित बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। पिछले 4 दिनों में कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आए, जिसमें सेना के 15 जवान समेत 21 लोगों की जान जा चुकी है। अब तो स्थानीय लोग भी बर्फबारी से राहत मिलने की दुआएं करने लगे हैं। लोगों का दावा है कि कश्मीर में 20 साल बाद इतनी बर्फबारी देखने को मिल रही है। आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसी बर्फ हुआ करती थी। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि एवलांच काफी ज्यादा आ रहे हैं। जो हायर रीचेस हैं वहां पर तो बड़ी मुसीबत की घड़ी उन पे आ पड़ी है। इतनी साल मैंने देखी है बर्फ और ठंड भी देखी, मगर इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की, ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद पड़ी है, जिसकी वजह से उधमपुर में सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए हैं। ट्रक ड्राइवरों ने प्रशासन की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का दावा किया है। सेना दुश्मनों से लड़ सकती है, लेकिन सिस्टम की जो खामियां हैं उससे नहीं। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने कहा कि यूपी विकास की रेस में पिछड़ गया है। बीजेपी सत्ता में आई तो 15 साल की कमी 5 साल में पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का खात्मा होगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमने परिवार की राजनीति नहीं की, हमने सिद्धांतों की राजनीति की है, हमने विकास की राजनीति की है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूपी के विकास के 9 मुद्दों को शामिल किया है। इसमें महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं को रोजगार और किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा गया है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जारी किया गया इनका चुनावी घोषणा पत्र पूरे तौर से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इन्होंने कभी किसानों का कोई भला नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जनता अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो लोक संकल्प पत्र नाम से जारी हुआ है। घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों से कर्ज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और कृषि मजदूरों को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में छात्रों को लैपटॉप के साथ 1 GB फ्री डेटा देने का वादा किया गया है। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया गया है। 6 शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत का वादा
कानपुर और गोरखपुर में मेट्रो चलाने की भी बात कही गई। बीजेपी ने कहा है कि अपराधियों पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। 45 दिन के अंदर अपराधी जेल में जाएंगे। फिल्म पद्मावती पर विवाद के बाद संजय लीला भंसाली ने जयपुर में शूटिंग बंद कर दी है। भंसाली ने कहा है कि अब वो राजस्थान में कभी शूटिंग के लिए नहीं आएंगे। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि फिल्म बनाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की गई। करणी सेना ने विरोध को जायज बताया है। महाराणा प्रताप उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूँ। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। आरोप है कि फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया जा रहा है। करणी सेना ने भंसाली को फिल्म से विवादित अंश हटाने की चेतावनी दी है। जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दी, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। भंसाली पर हमले को लेकर राजस्थान सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। हालांकि राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना सोचे और तुरंत किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए ये गलत बात है। ये हमारी परंपरा ही नहीं रही है। आक्रोश जो है वो कानून तोड़ करके नहीं दिखाया जाए। आक्रोश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। भंसाली का कहना है कि उन्हें फिल्म बनाने के लिए अपमानित होना पड़ता है। जयपुर में फिल्म पद्मावती के कुछ खास सीन शूट किए जा रहे थे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे करणी सेना कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू किया। शूटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्पीकर में तोड़फोड़ के बाद अफरा तफरी मच गई। फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने भरोसा दिलाया है कि पद्मावती में इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। भंसाली के साथ बदसलूकी के बाद बॉलीवुड से लेकर इतिहासकारों के बीच फिल्म पद्मावती को लेकर बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड संजय लीला भंसाली के समर्थन में उतर आया है। फिल्मी दुनिया के लोगों ने भंसाली पर हमले को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं कहा है कि फिल्म हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट रहा है। कोई हिस्ट्री का अथॉरिटी हो तो वो बता सकते हैं कि आपने डिस्टॉर्ट किया है, नहीं किया है, जो कुछ भी है। अब जो लोग आप उनको जाके पीट रहे हैं वो हिस्टोरियंस थोड़ी है। ये जो भी हुआ है बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को हर गली में एक सेंसर ऑफिस खोलना चाहिए। हर पार्टी के पास अपना स्क्रिप्ट भेजना चाहिए, इनसे अप्रूवल लेना चाहिए, वरना इसी तरह तोड़फोड़ होगी, इसी तरीके से कपड़े फटेंगे। क्या वाकई भंसाली ने पद्मावती के इतिहास पर छेड़छाड़ की है? इस मामले पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। पद्मावती का जो पूरा कैरेक्टर है, ये पहली बात तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी के समय का कैरेक्टर नहीं है। इसकी सोच या इसके बारे में जो कुछ लेजेंड बना वो 1540 के बाद बना। अब जानते हैं कि चित्तौड़ को जब उसने जीता तो रानी ने अपने सभी सखी सहेलियों और दासियों का मतलब जो उनकी परिचारिकाएं थी उनके साथ उन्होंने आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया, सती हो गई। पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी जो बेहद खूबसूरत थी। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था। पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। पद्मावती ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन आन बान पर आंच नहीं आने दी। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज नेलानी ने फिल्म क्रू को सुरक्षा मुहैया नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज नेलानी की खबर तो आपने सुनी, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया है। जब पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली कंटोनमेंट में एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, ठीक उसी वक्त राजधानी के बेहद पौश इलाके वसंत कुंज में मोर्टार शेल मिला। मोर्टार शेल किशनगढ़ गांव के एक पार्क में रखा था। पीएनसी ये सोसाइटी है, उसके ठीक बाहर जो की दीवार है वहां पर ये मोर्टार शेल मिला था। उसके बाद पूरा जो इलाका है उसको घेर लिया गया है। अब जो कि हमारी एजेंसीज है
वो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार में मोटार शेल यहाँ रिहायशी इलाके में आया कैसे। मौके पर तुरंत बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मौके पर एनएसजी की टीम भी बुला ली गई। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। बम टाइप का था, इतना बड़ा लोहे का था, सर्कल से इतना काफी लंबा था। पुलिस वाले बताया बम नहीं, पुलिस वाले ने बताया। पुलिस के पास सुबह 8:30 बजे मोटार सेल के बारे में पीसीआर कॉल आया। पीसीआर कॉल में बताया गया कि मछली वाला पार्क में एक मोटार शेल पड़ा हुआ है। मोटार शेल लावारिस हालत में एक कूड़ेदान में पड़ा था। मोटार शेल काफी पुराना था। पुलिस ने तुरंत उसे बॉम्ब ब्लैंकेट से ढक दिया। मोटार शेल को मौके से हटा लिया गया है। एनएसजी की टीम मोटार शेल को अपने साथ ले गई है। पीएम मोदी ने आज एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में रैली को संबोधित किया। दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड पर एनसीसी कैडेट्स ने पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद एनसीसी कैडेट्स ने मार्च निकाला और झांकी पेश की। पीएम रैली के दौरान परेड ग्राउंड में युद्ध जैसा नजारा भी देखने को मिला। सेना के टैंक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने रिपब्लिक डे कैंप में शामिल बेस्ट एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित भी किया और एनसीसी में रहने का अनुभव साझा किया। एनसीसी के माध्यम से एक सेंस ऑफ मिशन का बीजारोपण होता है, हमारे भीतर के संस्कार का, और वो भी सामूहिक संस्कार का ये कालखंड होता है। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में हर साल 1 जनवरी से 29 जनवरी तक एनसीसी का रिपब्लिक डे कैंप लगता है। रिपब्लिक डे कैंप का उद्घाटन उपराष्ट्रपति और समापन प्रधानमंत्री करते हैं। एनसीसी के कैडेट्स 1951 से गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में देश भर के 17 एनसीसी निदेशालयों से पहुंचे 699 छात्राओं समेत 2070 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल पहले आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंदौर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 4 दोषियों जाहिदा परवेज, सबा फारकी, शाकिब अली और ताबिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। केस के एक आरोपी इरफान को सरकारी गवाह बनने की वजह से माफी दे दी गई। सीबीआई की ओर से इस मामले में 87 गवाह पेश किए गए थे। दोषियों ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। जो एविडेंसेस थी वो एविडेंसेस को कोर्ट ने बिलीव किया और कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना और उनको लगा कि ये केस उन्हीं के द्वारा कारित किया गया था। इस फैसले को अब हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बहुत ग्राउंड है इसमें। एक्चुअली हमारे खिलाफ इसी कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, पर अभी फैसले की कॉपी आई नहीं है, किस आधार पर कन्विक्शन किया गया है। 16 अगस्त 2011 को आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की भोपाल में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहला मसूद की हत्या के आरोप में जाहिदा परवेज को 2012 में गिरफ्तार किया गया था। जाहिदा ने अपनी दोस्त सबा फारकी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। सबा के कहने पर शाकिब अली ने ताबिश नाम के आरोपी को हत्या की सुपारी दी।